हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे हरियाणा ग्राम सचिव पटवारी और करनाल पटवारी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 8। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा मॉक टेस्ट ख़रीदना चाहते हैं, अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं, तो परीक्षा ऐप से मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है पुलिस हो, पटवारी हो या ग्राम सचिव हो, सभी के लिए जो है मॉक टेस्ट है। तो अगर आप लेना चाहें तो उन्हें ले सकते हैं। उनको खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको जो है 40% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में बाघ वाला तालाब कहाँ पर है? सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी या अम्बाड़ा? बाघ वाला तालाब कहाँ पर है हरियाणा राज्य में? तो ये है रेवाड़ी में। तो सी ऑप्शन रेवाड़ी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ पर स्थित है? हिसार, रेवाड़ी, स्थानेश्वर या सिरसा? राव तेज सिंह, तो राव तेज सिंह तालाब भी कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। तो रेवाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो देखिए, रेवाड़ी की अगर हम बात करें, रेवाड़ी जो है हरियाणा का पुराना शहर है और इस जिले की जो स्थापना थी वो किसने की थी? राजा रेवत सिंह ने की थी। राजा रेवत सिंह की पुत्री थी रेवती, उसके नाम पर जो थी रेवाड़ी जिले की स्थापना की थी। साथ ही ये भी माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के जो भतीजे थे करमपाल, उन्होंने जो है रेवाड़ी को बसाया था। तो सबके जो है अलग अलग वो हैं। फिर आता है रेवाड़ी का गठन। तो रेवाड़ी का गठन हुआ था 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, और इस जिले के अगर प्रमुख नगरों में बात करें तो कौन कौन से आते हैं? रेवाड़ी, दारूएड़ा और बावड़, ये प्रमुख नगर हैं यहाँ के। ठीक है, इसके अलावा दारूएड़ा पूछा जाता है, हीरो मोटरसाइकिल का कारखाना कहाँ है? तो वो भी कहाँ है? दारूहेड़ा में। ठीक है, दारूएड़ा को और किस नाम से जाना जाता है? बर्तन नगरी भी। पीतल की बर्तन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तो रेवाड़ी में। तो हरियाणा की पीतल नगरी रेवाड़ी। इसके अलावा रेवाड़ी में मेले कौन कौन से लगते हैं? बाबा पीर का मेला या गुगा नवमी का मेला पूछा जाता है। ठीक है, तो गुगा नवमी का मेला रेवाड़ी। बसंत पंचमी, शिवरात्रि, सूरजगिरी का पौराणिक मेला, ये सारे कहाँ पर लगते हैं? रेवाड़ी में लगते हैं। फिर बात आती है राव तेज सिंह तालाब की। तो ये भी कहाँ है? रेवाड़ी में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राव तेज सिंह ने करवाया था। ठीक है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? बड़ा तालाब भी जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, राव तेज सिंह जो तालाब है इसको बड़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। एक हमने पीछे पढ़ा बाघ वाला तालाब, ये क्या है? ये भी रेवाड़ी में ही है। इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था? राव गुजरमुल के पुत्र नंदराम अहीर ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ये आप याद रखिए। ठीक है, राव गुजरमल के पुत्र थे नंदराम अहीर, उन्होंने जो था इसका निर्माण करवाया था। तो बाघ वाला तालाब और राव तेज सिंह तालाब दोनों जो है अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। ठीक है, इसके अलावा घंटेश्वर मंदिर पूछा जाता है, तो घंटेश्वर मंदिर भी रेवाड़ी में है। तो ये मेन चीज़ें थी इसमें से। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से हरियाणा के नारनौल में स्थित है चोर गुंबद, राय मुकुंद दास का छत्ता, जल महल या उपरोक्त सभी? अब हमें बताना कि हरियाणा के नारनौल में कौन कौन सा है। तो देखिए, नारनौल किस जिले के अंतर्गत आता है? महेंद्रगढ़ जिले में आता है। ठीक है, जिले का मुख्यालय भी कौन सा है? नारनौल है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो तीनों ही, चाहे चोर गुंबद हो, राय मुकुंद दास का छत्ता हो या फिर जल महल हो, तीनों ही कहाँ पर हैं? तीनों ही हरियाणा के नारनौल में स्थित है। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का भी देखिए, अगर देखें तो खुद में एक इतिहास रहा है। चोर गुंबद की बात करें तो ये हमने अपनी वीडियो में पहले भी किया है, जो हमने ऑफिशियल वहाँ से किया था। तो चोर गुंबद की अगर हम बात करें तो ये ऐतिहासिक स्मारक जो था किसने बनवाया था? जमाल खान। ठीक है, जमाल खान नामक एक अफगान शासक था, उसके द्वारा खुद की जो समाधि स्तंभ थी उसके रूप में जो था ये बनवाया गया था।
ठीक है। बनवाया एक स्मारक के रूप में गया था, एक समाधि के रूप में बनवाया गया था, लेकिन ये शहर के बाहर था, तो चोरों ने जो था यहाँ पर रहना शुरू कर दिया, मतलब आश्रय लेना जो था यहाँ शुरू कर दिया। इस कारण जो था चोरों ने चोर यहाँ पर रहने लगे, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, चोर गुंबद पड़ गया था। ठीक है। उसके बाद जल महल है। जल महल किसने करवाया था इसका निर्माण? इसका निर्माण करवाया था शाह कुली खान ने। शाह कुली खान 1591 में जो था जल महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। तीसरा जो आता है वो आता है राय मुकुंद दास का छत्ता, या इसको बीरबल का छत्ता भी कहते हैं, और ये बनवाया था नारनौल के दिव्य राय मुकुंद दास ने। ठीक है। ये तीनों याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है, बीरबल का रंग महल किस शहर के निकट है? कुरुक्षेत्र, रोहतक, यमुनानगर या पानीपत? तो कहां पर है बीरबल का रंग महल? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर यमुनानगर। ठीक है, सी ऑप्शन, बीरबल का रंग महल। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से जो सही सम्मिलित है, सबसे पहले है श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र, आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत, गौकर्ण तालाब रोहतक या उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो सही सम्मिलित है वो बताना है। तो श्री कृष्ण संग्रहालय कहां पर है? कुरुक्षेत्र में, बिल्कुल ठीक है। आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में, गौकर्ण तालाब रोहतक में, तो उपरोक्त सभी जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य में राजा नाहर सिंह का किला कहां पर स्थित है? बल्लभगढ़ में, स्थानेश्वर में, अंबाला में या रोहतक में? राजा नाहर सिंह पैलेस या राजा नाहर सिंह का किला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा में नाहर सिंह का जो किला है ये है बल्लभगढ़। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में ये स्थित है। ओके। और ये किला बनाया गया था 1739 ईस्वी में, मतलब 1739 के आसपास जो था जाट राजा नाहर सिंह के जो पूर्वज थे उन्होंने बनवाया था। ठीक है। तो इसे राजा नाहर सिंह का पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसका निर्माण था ये लगभग 1850 तक चला था, 1739 से लेकर। ओके, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है, देश में 44 पर्यटक परिसर यानी कि टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहां पर है? हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब? तो कहां पर है देश में 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि पर्यटक परिसर? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। 44 से भी जो है ज्यादा पर्यटक स्थल हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस शहर में नवग्रह कुंडों की स्थित होने के कारण छोटी काशी जो है कहा जाता है? कैथल को, रोहतक को, पुंडरीक को या कुरुक्षेत्र को? तो नवग्रह कुंडों के कारण किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है, आदि बद्री नारायण मंदिर राज्य में कहां पर है? मनीमाजरा, जगाधरी, पुंडरीक या रोहतक? आदि बद्री नारायण मंदिर कहां पर है? आदि बद्री नारायण मंदिर ये है जगाधरी में। ठीक है। यमुनानगर कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है, पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है रोहतक में, कुतानी गांव के निकट, डिगल गांव के निकट या फिर जगाधरी के पास? पंचमुखी हनुमान मंदिर ये भी कहां पर है? जगाधरी में। ठीक है, जगाधरी के पास। ओके। ये पंचमुखी जो हनुमान मंदिर है ये बिलासपुर से छछरौली तक जो सड़क आती है यमुनानगर में वहां पर है, बिलासपुर से 4 किलोमीटर दूर। ओके। इस मंदिर में क्या है, हनुमान जी जो हैं उनके 5 चेहरे लगे हुए हैं, मतलब उनकी एक प्रतिमा है 5 चेहरों वाली। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? पंचमुखी हनुमान मंदिर।
ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? मनसा देवी मंदिर मनी माजरा चंडीगढ़, शिव मंदिर किलोई गांव रोहतक, रूडमल मंदिर बेरी रोहतक या उपरोक्त सभी, जो इनमें से सही सुमेलित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, मनसा देवी मंदिर मनी माजरा चंडीगढ़ में, शिव मंदिर किलोई गांव रोहतक में, रूडमल मंदिर बेरी रोहतक में। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, हरियाणा में शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर है? यमुनानगर, गुड़गांव, रोहतक या इनमें से कोई नहीं। शीशे वाली मस्जिद पूछा है, कहां पर है हरियाणा में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहतक में है। हरियाणा में शीशे वाली मस्जिद जो है ये कहां पर है? रोहतक में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद कहां पर स्थित है? अंबाड़ा, नारनौल, रोहतक या फरीदाबाद। तो कहां पर है ये मस्जिद? तीनों ही रोहतक में है। निम्न में से कौन सी मस्जिद है जो कि गुड़गांव में स्थित है? दीनी मस्जिद, काजी मस्जिद, लाल मस्जिद या सराय अली वर्दी मस्जिद। तो दीनी लाल अभी हमने पढ़ा रोहतक में है। ठीक है, तो कौन सी मस्जिद है जो कि गुड़गांव में है? वो है सराय अली वर्दी की मस्जिद। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा है? अंबाड़ा में, सोनीपत में, पानीपत में या यमुनानगर में? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है? इब्राहिम लोदी का मकबरा तो ये है पानीपत में। सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य में काबुली बाग कहां पर है? कैथल, रेवाड़ी, पानीपत या नारनौल? काबुली बाग बताना है हरियाणा राज्य में कहां पर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? काबुली बाग की अगर हम बात करें तो ये भी कहां पर है? पानीपत में है, काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस शहर में सलारगंज गेट स्थित है? हिसार, सिरसा, करनाल या पानीपत? सलारगंज गेट ये भी कहां पर है? ये भी पानीपत में है। ठीक है, 12 खंबा छतरी व किशोर महल कहां पर है? अमीन गांव करनाल, होडल फरीदाबाद, कुतानी गांव झज्जर या इनमें से कहीं भी नहीं। 12 खंबा छतरी व किशोर महल कहां पर है ये? तो ये है होडल, होडल में है। ठीक है, तो होडल पलवल में जो है 12 खंबा छतरी और किशोरी महल जो है स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अमीन गांव में कौन सा मंदिर स्थित है? पंचमुखी, आदिति का मंदिर, रूडमल मंदिर या गीता मंदिर? अमीन गांव कौन सा मंदिर है? अदिति का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है, दाऊजी का मंदिर कहाँ स्थित है? डिग्गल गांव, कुतानी गांव या वंचारी गांव? दाऊजी का मंदिर कहाँ पर है? हरियाणा में वंचारी गांव में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? परीक्षा, परीक्षा कैसा शब्द है? परीक्षा शब्द है तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखिए, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नगर, ढोल, चतुर या ग्रामवासी? नागर का पर्यायवाची सेम वर्ड जो होता है नागर का, मतलब वही मीनिंग जो हो, तो वो हो जाएगा चतुर। ठीक है, नागर मीन्स चतुर। हर्ष का विलोम शब्द? खेद, वेदना, दुख या विषाद? हर्ष क्या हो जाएगा? विषाद। ठीक है, जीविका, जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा या किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। जीविका, जीविका क्या होता है? जीविका होता है जीवन की इच्छा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, त्रुटि छांटना है। सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी, त्रुटि नहीं।
तो इस सेंटेंस में कि सीताराम की आज्ञाकारी पत्नी थी, क्या गलत है? तो यहाँ पे गलत है, सीताराम की आज्ञाकारी पत्नी थी, तो आज्ञाकारी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या है? इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना या असंभव कार्य करना। नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत परेशान करना। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें से? वागीश, दिगंबर, रत्नाकर या दुष्कर्म? दुष्कर्म में विसर्ग हो जाएगी, दू जमा कर्म जाएगा। ठीक है, दिगंबर में दिक जमा अंबर, दिक दिक जाएगा। ठीक है, कै में हलंत। फिर वागीश है, वाक जमा ईश बनेगा, इसमें भी व्यंजन संधि व्यंजन संधि। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दुष्कर्म में तो विसर्ग संधि हो जाएगी, तो स्वर संधि किसमें है? रतन, रत्नाकर में। ठीक है, रतन जमा आकर, रत्नाकर। ठीक, ए और आ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आ बन जाएगा, रत्नाकर। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। उपसर्ग नहीं है, बताना है कि किस में नहीं है। उपसर्ग क्या लगता है? वर्ड के सामने लगता है, अपवाद। ठीक है, तो अप उपसर्ग यूज हुआ है वाद में। ठीक है, पराजय तो इसमें भी उपसर्ग यूज हुआ है, प्रभाव में भी हुआ है, ओढ़ना, ओढ़ना में उपसर्ग यूज नहीं हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओढ़ना। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? अव्यय भाव, बहुब्रीहि, क्रमधारय या तत्पुरुष? चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहां पे राइट आंसर होगा चक्र पाणी, तो बहुब्रीहि जो है यहां पर सही हो जाएगा चक्रपाणी में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बताना है कौन सा है? अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना? तो यहां पर जो स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन सा है? यहां पर स्थापना। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्लास इज ए, क्लास क्या है? एक इंस्टेंट है, डिजाइन है, डाटा टाइप है या टेम्पलेट है? तो क्लास क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लास इज ए टेम्पलेट, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रोसीजर इज एन एक्टर, मैथड, डाटा, डिजाइन ऑफ डाटा एंड मैथड। प्रोसीजर क्या होता है? तो प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर होता है डिजाइन ऑफ मतलब डिजाइन मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ डाटा एंड मेथड्स। ठीक, अगला देखिए, प्रोग्रामिंग इंटीग्रेट्स। प्रोग्रामिंग का काम क्या होता है? किसको जोड़ने का होता है? प्रोग्राम और प्रोसेस को, फाइल और डिस्क को, इनपुट आउटपुट को या फंक्शन और डाटा को। तो प्रोग्राम किसको इंटीग्रेट करता है? किसको जोड़ने का काम करता है? डाटा और फंक्शन को इंटीग्रेट करता है प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है, SOP स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट, सेम ऑन प्रोडक्ट, सैंपल ऑफ प्रोग्राम या प्रोडक्ट ऑफ सम। तो बुलियन अलजेब्रा में हमने दो टर्म पढ़ी थी, एक पोस पढ़ा था और एक सोप पढ़ा था। पोस होता है प्रोडक्ट ऑफ सम और सोप होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो राइट आंसर यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ सम होता है पोस, यानी कि POS। ठीक है, अगला देखिए, डोमेन नेम क्या है? क्या डोमेन नेम एक डाटा टाइप है, रो नेम है, एट्रीब्यूट नेम है या एंटिटी नेम है? तो अब देखिए, डोमेन नेम कोई डाटा टाइप नहीं है, क्योंकि डाटा टाइप हमने पढ़े हैं सारे, तो डोमेन नेम डाटा टाइप नहीं होता है, ना ही वो रो नेम है, ना ही वो एट्रीब्यूट नेम है। वो क्या है? एंटिटी नेम है। ठीक है, डोमेन नेम क्या होता है? एक एंटिटी नेम होता है। नेक्स्ट है, FTP क्या है? FTP डिवाइस, प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी या लैंग्वेज? FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है,
तो FTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है GSM इज रिलेटेड विद कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटिंग सिस्टम, मोबाइल सेल फोन सिस्टम या इंटरनेट। GSM की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, मोबाइल फोन से, तो सेल फोन सिस्टम यहाँ पर सही हो जाएगा। KB इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर, KB जो है किसके माप की इकाई है, लाइट वेव की, वाटर फ्लो की, इंटरनेट की या मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो KB किसके माप की इकाई है, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी कि KB क्या होता है, किलोबाइट। ठीक है। एंटीवायरस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, डिवाइस है या प्रोसेस है। एंटीवायरस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगला देखिए, फायरवॉल इज रिलेटेड विद, फायरवॉल किससे रिलेटेड है, हार्डवेयर से, सर्वर प्रोटेक्शन से, इंटरनेट एक्सेस प्रोटेक्शन या ऑनलाइन क्राइम पेट्रोल। फायरवॉल को क्यों डिजाइन किया जाता है, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस से जो है उसे सेव किया जा सके, तो इंटरनेट एक्सेस प्रोटेक्शन के लिए यूज हम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हिस्ट्री के क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, कौन सी भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, 6100 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, 16200 या 17200। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई पूछी है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा 15200 किलोमीटर जो है स्थल सीमा की लंबाई है। समुद्र तट की लंबाई पूछा जाए तो कितनी होती है, 7517। ठीक है, तटीय सीमा की लंबाई पूछी जाती है तो 7517 किलोमीटर होती है, और 15200 जो है इसमें स्थल सीमा की लंबाई होती है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित भाषाओं में से मोशिम शब्द किस भाषा का है, हिंदी, उर्दू, अरबी या फारसी। वर्ड मोसिम किस लैंग्वेज से आया है, तो देखिए हिंदी में हम एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, मानसून। मानसून शब्द जो है ये अंग्रेजी शब्द मॉनसून से आया है। ये जो मानसून है ये अंग्रेजी वर्ड है मॉनसून, वहां से आया है। ठीक है, और अंग्रेजी में ये कहां से आया है, पुर्तगाली शब्द मोनाको से आया है, मोन्साओ। ठीक है, MONCAO, ये पुर्तगाली शब्द से आया है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है मतलब जो इसका मूल जो उद्गम है मोन्साओ का, ये कहाँ से लिया गया है, अरबी शब्द मौसिम से लिया गया है। तो मौसिम किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट टेकन इन द प्रीमेबल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा हमारे मूल्य संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, संप्रभुता, समाजवाद, साम्यवाद, पंथ निरपेक्षता। हाँ, तो हमारी प्रस्तावना में इनमें से क्या वर्ड नहीं है वो बताना है। तो देखिए हमारी प्रस्तावना की अगर बात करें, प्रीमेबल की बात करें, तो किस तरीके से शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संप्रभुता उसमें होता है। उसके बाद आता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आता है, तो इसमें संप्रभुता भी आता है, समाजवादी भी आता है, ठीक है, और पंथ निरपेक्ष भी आता है। तो ये तीनों आते हैं, लेकिन साम्यवाद इसमें नहीं आता है, कम्युनिज्म। तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज इट्स ओरिजिन इन विच एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र शब्द है, इसकी उत्पत्ति संसार की किस प्राचीन सभ्यता से हुई है, यह बताना है। पर्शियन, ग्रीक, रोमन या इजिप्टियन। तो कहां से आया है डेमोक्रेसी, जो वर्ड है ये कहां से आया है। तो देखिए, तो अगर हम इसकी बात करें डेमोक्रेसी की, तो ये आया है ग्रीक से। ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल में जो ग्रीस की जनता थी वो प्रशासन से लेकर हर व्यवस्था में जो थी भागीदार होती थी। ठीक है, मतलब लोग जो थे वो शामिल होते थे हर उसमें। तो इसीलिए जो है इसे ग्रीस से या यूनान से जो है माना जाता है। जो डेमोक्रेसी शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है, यूनान से आया है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन इन द ईयर, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? पहला विश्व युद्ध जो था ये चला 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था, 1914 से, और ये चला था कब तक? 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला था। ठीक है, तो डेट याद रखिए, 1914 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें विजय किसकी हुई थी? गठबंधन जो सेना थी उसकी विजय हुई थी। और अंत किस साम्राज्य का हो गया था? जर्मनी, रूस, ओटोमनी और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का जो था इसमें अंत हो गया था। और यहीं से जो थी लीग ऑफ नेशंस की भी जो है स्थापना हुई थी खत्म होने के बाद। ठीक है, अगला देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द लीग ऑफ नेशन फॉर्म्ड? लीग ऑफ नेशन जो था कब बना था? 1918, 1990, 1920 या 1921? तो लीग ऑफ नेशंस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पूछा जाए लीग ऑफ नेशंस का तो वो कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो 1920 यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर साउथ इंडियन फूड? छोले भटूरे, कबाब पराठा, सांभर डोसा, मुगलई फूड। तो इनमें से अगर आप देखेंगे छोले भटूरे, मुगलई फूड, कबाब पराठा, ये सारे जो है नॉर्थ फूड हैं। सांभर डोसा है, इडली डोसा है, उत्पम है, ये जो है साउथ इंडियन फूड्स हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट? किस वर्ष में जो था प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? 1657, 1757, 1857 या 1957? तो देखिए प्लासी का जो युद्ध था ये हुआ था 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक जो जगह थी वहां पर हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ थी बंगाल के नवाब की सेना। ठीक है, और कंपनी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और जो बंगाल के नवाब की सेना थी वो कौन थे? नवाब सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हराया था? नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो ये 1757 में हुई थी। ठीक है, इसमें जो है कंपनी की जीत नहीं होती अगर सिराजुद्दौला के जो भी सेना नायक थे, दरबारी थे, उन्होंने जो षड्यंत्र रचा था सिराजुद्दौला के खिलाफ, उसके कारण जो थी नवाब की सेना हार गई थी। अदरवाइज कंपनी नहीं जीतती उसमें। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। हाउ मैनी मेंबर्स वर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है, और संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 ऐसे प्रतिनिधि थे जो कि ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देसी रियासतों से थे और 4 जो थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। तो टोटल बनते हैं 389। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। भारत में पहली नगर पालिका कहाँ बनाई गई थी? बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर या चेन्नई? सबसे पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर पालिका कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी मद्रास, यानी कि चेन्नई। पहले चेन्नई को जो है किस नाम से जाना जाता था? मद्रास के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लेकिन 1996 में तमिलनाडु सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? चेन्नई कर दिया था। ओके, तो ये नाम चेंज कब हुआ? 1996 में। तो पहली नगर पालिका 1687 में बनी थी। उसके बाद फिर कलकत्ता में बनी, मद्रास के बाद कलकत्ता, देन बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन 1726 में जो थी वे बनी थी। ठीक है, तो चेन्नई 1687। चलिए अगला देखते हैं। When was the Simla Agreement signed between India and Pakistan? भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1962, 72, 82 या 92? तो देखिए 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान की हार के बाद दोनों देशों के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला में जो थी एक संधि हुई थी, जिसे शिमला समझौते का नाम दिया गया था।
ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शिमला समझौते में भारत की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए, ये पूछा जा सकता है। तो इंदिरा गांधी ने जो है भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए थे और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे शामिल थे हस्ताक्षर करने में। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2 जुलाई याद रखिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अपक्षय कैसी प्रक्रिया है। चेंजिंग वेदर थ्रू आउट ऑफ द ईयर, कि वर्ष भर मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, चट्टानों का विनाश होता रहता है, अपक्षेत सामग्री का परिवहन होता रहता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो अपक्षय किस तरीके की प्रक्रिया है। तो देखिए अपक्षय यानी कि वेदरिंग की वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह पर जो मौजूद होती हैं चट्टानें वो टूटती फूटती रहती है, मतलब टूट फूट उसमें होती रहती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे चट्टानों का क्रमिक विनाश होता रहता है। ठीक है, अगला देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रीमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा है जो कि प्रस्तावना में सम्मिलित है। प्रेम, सफलता, शांति या न्याय। तो प्रीमेबल की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या आता है, जस्टिस आता है, लिबर्टी आती है, इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स आती है। ओके, तो जस्टिस जो है उसमें मेंशन है, तो डी ऑप्शन न्याय जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड, सामाजिक वातावरण में क्या शामिल होता है। इंडस्ट्री, एटमॉस्फेयर, रिलीजन या पार्क्स। यहाँ पे जो है कंपोनेंट बताना इसमें से कि सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है। तो देखिए सोशल एनवायरनमेंट यानी कि सामाजिक वातावरण की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आती है। इंडस्ट्रियल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लेबर मार्केट, सोशल इकोनॉमिक प्रोसेसेस, वेल्थ। ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें आती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडस्ट्रीज, उद्योग, सामाजिक वातावरण में। नेक्स्ट है द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन द थ्रेट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। शांति तथा सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है ये किस खतरे पर आधारित होती है। स्वास्थ्य संबंधी महामारियां, सैनिक संघर्ष, आतंकवाद या मानव अधिकारों से रक्षा। ओके, तो ये कह रहा है सुरक्षा की पारंपरिक जो धारणा है ये किस पर जो है आधारित होती है, किस खतरे पर आधारित होती है। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये आधारित होती है सैनिक हमला जो होता है। ठीक है, जो सैनिक हमला होता है उसको देश के लिए सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। इस धारणा में देखें तो खतरे का जो शुरू है, खतरे की जो शुरुआत है वो कोई दूसरा देश करता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, सैनिक हमले की धमकी देकर जो है किसी देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता या क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा जो है पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि सैनिक संघर्ष जो है ये खतरे पर आधारित है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स, जो इनमें से गुड्स यानी कि सामान की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में बताना है। गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, goods can be seen and touched, there is no time gap between the production and consumption of goods cannot be stored। अब आप वस्तुओं को देख ले, वस्तुओं का क्या हस्तांतरण नहीं हो सकता, हो सकता है, तो ये गलत है। ओके, वस्तुओं का संग्रह नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है। गुड्स को यानी कि वस्तुओं को स्टोर किया जा सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग में समय अंतराल नहीं होता, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो समय अंतराल होता है। वस्तुओं को देखा तथा छुआ जा सकता है, तो बिल्कुल छुआ जा सकता है और देखा जा सकता है, तो यही प्रॉपर्टी है इसकी, गुड्स की। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, टैंजिबिलिटी। ठीक है, टैंजिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी गुड्स हैं उसकी कोई शेप होती है जिसको हम देख सकते, छू सकते। फॉर एग्जाम्पल कार हो गया, क्लॉथिंग हो गई, मशीनरी होगी, ये क्या टैंजिबल है। इनटैंजिबल में क्या आते हैं, जैसे हेयर स्टाइलिंग है, पेस्ट कंट्रोल है, इक्विपमेंट रिपेयर है, मतलब जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस ना हो वो इंटैंजिबल में आते। तो इंटैंजिबिलिटी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है मेरा सही हो जाएगा, गुड्स कैन बी सीन एंड टच। अगला देखिए, परचेज ऑफ ए साइकिल बाय ए हाउस होल्ड इज ट्रीटेड एज, एक परिवार द्वारा साइकिल को खरीदना क्या कहलाएगा। कैपिटल फॉर्मेट, क्या पूंजी निर्माण होगा, उत्पादन होगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन होगा या सिर्फ कंजप्शन होगा। तो परचेज ऑफ ए साइकिल, किसी परिवार ने अगर कोई साइकिल खरीदी है तो वो क्या कहलाएगी, कंजप्शन यानी कि उपभोग जो है उसे कहा जाएगा। रेंट इज पेड फॉर द यूज ऑफ, लगान का भुगतान हम किसके लिए करते हैं, भूमि के लिए, श्रम के लिए, पूंजी या उद्यम। तो रेंट किसके लिए पे किया जाता है, भूमि के लिए पे किया जाता है, यानी कि लैंड के लिए पे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए,
मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, द कॉस्ट विच चेंज विद द चेंज इन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट या इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। तो मार्जिनल कॉस्ट यहां से बताना है कि क्या होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट और सर्विंग वन मोर कस्टमर। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है यहां से मार्जिनल कॉस्ट की सही हो जाएगी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसआई यूनिट? इनमें से जो एसआई यूनिट नहीं है, एसआई मात्रक नहीं है, मीटर, लीटर, एम्पियर या और केल्विन। तो जो एसआई यूनिट नहीं है वो कौन से हैं? लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, ये एसआई यूनिट नहीं होती है, नॉन एसआई यूनिट्स हैं। तो लीटर जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, तो बट इनको हम इजीली यूज़ कर पाते हैं, प्रोनाउंस कर पाते हैं, तो ज़्यादातर इनका यूज़ किया जाता है, बट ये एसआई यूनिट नहीं होती है, लीटर मिलीलीटर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन? जो संक्षारण का उदाहरण नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन है, बिल्कुल है। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर यानी कि चांदी का काला पड़ना भी क्या है? संक्षारण का उदाहरण है। और फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, लोहे पर एक हरी परत का बनना भी क्या है? संक्षारण का उदाहरण है। जो नहीं है वो है वीयरिंग एंड टीयरिंग ऑफ मूविंग मशीन पार्ट्स। तो बी ऑप्शन जो है यहां पर सही हो जाएगा, जो इसका एग्जाम्पल नहीं है कोरिजन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए बॉडी वेट 10 N इन 10 N इन एयर एंड 7 न्यूटन इन वाटर, द ब्यूएंट फोर्स बताना है। ओके, देखिए किसी चीज का जो है वायु में भार बताया है और जल में भार बताया है। ठीक है, तो उस पर जो है हमें ब्यूएंट फोर्स बताना है कि कितना होगा। तो ब्यूएंट फोर्स का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है? जो एक्चुअल वेट होता है माइनस अपेरेंट वेट जो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। ओके, तो एक्चुअल वेट 10 न्यूटन माइनस 7 न्यूटन, तो कितना आ जाएगा? 3N आ जाएगा यहाँ से। तो सी ऑप्शन मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 3 न्यूटन जो है यहाँ से राइट आंसर निकल जाएगा। तो याद रखिए ब्यूएंट फोर्स आए और इस तरीके से अगर आपको दिया है तो एक्चुअल वेट माइनस अपेरेंट वेट जो है आप कर दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंग्लिश के हैं। हमें जो है एरर फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग फॉर ए पार्टी, या फिर नो एरर। तो इसमें से हमें एरर फाइंड आउट करनी है कि किस पार्ट में जो है एरर है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग फॉर ए पार्टी। बिल्कुल सही है, द फैमिली वॉज गोइंग फॉर ए नहीं आएगा, क्या आएगा? द फैमिली वॉज गोइंग टू ए पार्टी, गोइंग टू ए पार्टी। 4 की जगह क्या आएगा? 2 आएगा। तो सी ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें एरर है। ठीक है, अगला है, द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव इट एम्प्यूटेटेड, नो एरर। इसमें कहां पर एरर है? देखिए क्या होगा? देखिए, द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड, बिल्कुल सही है। दैट ही मस्ट हैव नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? दैट ही हैड टू, दैट ही हैड टू हैव इट एम्प्यूटेटेड। ओके, तो मस्ट की जगह हैड टू हैव आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रीस्ट वॉज इनोसेंट डैश ही कुड नॉट प्रूव इट एंड बट फॉर या सो। फिल इन द ब्लैंक्स है, द प्रीस्ट वॉज इनोसेंट, क्या हो जाएगा? द प्रीस्ट वॉज इनोसेंट बट ही कुड नॉट प्रूव इट, परंतु वह जो है इसको प्रूव नहीं कर पाया। तो बट जो है मेरा यहाँ सही रहेगा। ठीक है, अगला देखिए,
Many people who does practicing photography as a hobby turn it eventually into a livelihood. Resume, prefer, imply या start practicing. क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? Many people who start जो है सही आएगा, तो डी ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए, डायरेक्शंस दी गई हैं, वन वर्ड बताना है, ओके सॉरी सिनोनिम बताना है, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। ओके, फर्स्ट जो वर्ड है वो है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का हमें सिनोनिम बताना है, तो देखिए इंटीमेशन, प्रोटेस्टेशन, प्रपोजल या इनविटेशन। प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रोपोजिशन होता है सुझाव। क्या क्या हो सकते हैं इसमें? अगर हम देखें सिनोनिम, रिकमेंडेशन हो सकता है, सजेशन हो सकता है, सजेशन भी वही है सुझाव या प्रस्ताव, तो यहाँ पे प्रपोजल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव। चलिए अगला देखिए, विवेशियस, इमेजिनरी, लाइवली, लैंग्वेज या परसिप्टिबल। विवेशियस क्या होता है? जोशीला, फुर्तीला होता है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा। एनर्जेटिक कह सकते हैं आप, एक्टिव कह सकते हैं, या फिर और क्या कहा जा सकता है? लाइवली, बी ऑप्शन। ठीक है, अगले में देखिए एंटीनिम्स है, अपोजिट बताना है। फर्स्ट है विगोरियस, ईगो, फीबल, स्मार्ट या ब्रेव। विगेरियस क्या होता है? विगेरियस का मतलब होता है सशक्त, या फिर कह लीजिए हट्टा कट्टा। अब इसका अपोजिट क्या बनेगा? कमज़ोर बनेगा, ठीक है, दुर्बल बनेगा। तो अब स्मार्ट तो होगा नहीं यहाँ पे, ब्रेव भी नहीं होगा, ना ईगर होगा, बचेगा फीबल। तो फीबल इसका सही हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कमज़ोर, दुर्बल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का बताना है अपोजिट, सबमिसिव, हम्बल, पॉजिंग या अगस्ट। मैजेस्टिक क्या होता है? प्रतापी या भव्य। ठीक है, भव्य इसका क्या बन जाएगा अपोजिट में? हम्बल। या अनइम्प्रेसिव हो सकता है, अनइम्पोजिंग हो सकता है। ठीक है, तो हम्बल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, ए पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, इगोइस्ट, फैटलिस्ट, ह्यूमनिस्ट या ऑल्ट्यूरिस्ट। ए पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, एक ऐसा पर्सन जो सबसे प्यार करता है, वो क्या कहलाएगा? तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑल्ट्रूइस्ट। ठीक है, डी ऑप्शन। इगोइस्ट क्या होता है? स्वार्थी। फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी, और ह्यूमनिस्ट होता है मानवतावादी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल्ट्रूइस्ट, परोपकारी। ठीक है, अगला है स्मॉल विलेज और ए ग्रुप ऑफ हाउस, कम्युनिटी, सेटलमेंट, हैमलेट या कॉलोनी। छोटे गांव जो होते हैं या घरों का जो समूह होता है, क्या कहा जाता है उन्हें? हैमलेट, यानी कि पूर्वा। कम्युनिटी क्या होता है? समुदाय होता है। कॉलोनी उपनिवेश, और सेटलमेंट क्या होता है? बस्ती या बंदोबस्त जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हैमलेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, चलिए अब रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है इस अनुक्रम को पूरा करना है कि किस तरीके से जो है इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए सीरीज़ वाला है, सबसे पहले देखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दी है। तो यहाँ से अगर हम पीछे से देखें तो ये देखिए कुछ उसमें चली हुई है, उल्टी चली हुई है, या आगे से अगर आप चेक करेंगे तो टी, PQRST, यानी कि अगर हम टी में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो R आ रहा है। अगेन अगर हम R में से -2 कर रहे हैं तो P आ रहा है। P में से अगेन -2 किया तो N आ रहा है, NOP। ओके, देन अगेन -2 तो L। फिर से अगर हम -2 करते हैं L में से तो क्या आएगा यहाँ पर? J। ठीक है, JKL। अगेन -2 करेंगे तो क्या आएगा? HIJ। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर J और H हो जाएगा। पीछे से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए L M को छोड़ दिया, N आ गया, O को स्किप किया, P आ गया, Q को स्किप किया, R आ गया, S को स्किप किया, T आ गया।
सेम आप जो है आगे इनमें भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे H आया तो I को स्किप कर दिया, J आया तो फिर K को स्किप करके L आ जाएगा, तो JH जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है CDEIJKNOPRST। ओके, इसमें क्या किया देखिए, CDE देन FG को छोड़ दिया, IJKLM को छोड़ दिया है, NOPQ वेट MNOP की, तो सॉरी इसमें देखिए CDE देन उसके बाद FGH, 3 वर्ड्स को छोड़ने के बाद जो है क्या आया है, I आया है, देन JK, इसमें LM सिर्फ 2 ही वर्ड्स को स्किप किया है, NOP यहाँ पर हम एक ही वर्ड को स्किप करेंगे और मेरा आ जाएगा RST, तो सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, ठीक है, माला की ओर इशारा किया है कला ने और कहा कि वह मेरे भाई की, ठीक है, भाई की इकलौती बहन की पुत्री है, इकलौती जो बहन है उसकी पुत्री है कला। तो माला का कला से क्या संबंध हुआ, तो माला जो थी वो कला की क्या लगी, पुत्री लगी। ठीक है, तो पुत्री हो जाएगा क्योंकि उसकी इकलौती बहन कौन थी, माला थी, सॉरी कला थी, और कला की बेटी वो उसकी पुत्री लगी। ठीक है, अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों या संख्याओं का अदल बदल दिए गए समीकरण को जो है सही कर सकता है। तो जो इसमें से सही कर सके वो बताना है। सबसे पहले प्लस और इनटू को दिया है, यानी कि जहाँ पे गुना है वहाँ पे आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो ये देखिए 5 × 2 10 रहेगा, देन +2 -10, 10 - 10 कट 2 रहेगा, तो ये नहीं होगा फर्स्ट वाला। देन 5 और 10 की 5 और 10 को एक दूसरे से एक्सचेंज करके देख लेते हैं, तो 10 और 2 12, 12 दूनी 24, 24 - 5, 14 में से 5 गई 9, तो 19 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद प्लस और माइनस को अगर हम देखते हैं बदल के, तो ये आ जाएगा मेरा 5 - 2 × 2 और +10 = 16। तो देखते हैं 5 में से 2 जाएंगे 3, 3 दूनी 6, 6 + 10 16 आ रहा है, तो राइट आंसर प्लस और माइनस हो जाएगा। ठीक है, कौन सी आकृति है जो सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। तो देखिए, एक भवन किससे बनता है, सीमेंट और ईंट दोनों से बनता है, तो भवन सीमेंट और ईंट, तो इस तरीके का डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है, किसी दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ओके, अगर ये मिरर इमेज बतानी है हमें, मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट में दिखता है और राइट लेफ्ट में दिखता है, तो ये वाली जो चीज़ है इसमें ये उस तरफ दिखाई देगी और ये वाली चीज़ हमें इस तरफ दिखाई देगी। ठीक है, और कोई चेंज इसमें नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो जिस पोजिशन पे है वो उसी पोजिशन पे हमें दिखाई देगा। तो देखिए, इसमें ये यहीं पर है तो ये नहीं होगा। ठीक है, या बाकी तीनों में से हो सकता है। अगर हम इसको इस तरीके का अगर दिखाएंगे तो देखिए राइट आंसर सी वैसे ही नहीं होगा क्योंकि इसमें तो कट ही कर दिया है इसमें, तो ये भी गलत है। इसमें क्या किया है, जो ऊपर की तरफ था वो ऊपर की तरफ ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसमें इसे नीचे की तरफ कर दिया गया है। ठीक है, सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होंगे, आप बस में ऊपर नीचे नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा क्योंकि इसमें जो लेफ्ट की तरफ था वो राइट चला गया, जो राइट की तरफ था वो लेफ्ट चला गया है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगले जो क्वेश्चन है वो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासन के दौरान गांव में कार्यरत थी सभा एवं समिति ग्रामिक नोप या नाडु परिषदी। तो चोल शासन के दौरान गांव में क्या कार्यरत थी, मतलब क्या कौन काम करता था, नाडु परिषदे। ठीक है, किसको भारत का उदारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड हिंस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड पैट्रिक। तो भारत का उदारक और स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को।
आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, राजीव गांधी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पे आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जो जनक है ये किसे माना जाता है? राजीव गांधी को। किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है? गांधी जी ने, तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने या अम्बेडकर ने? तो पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 और अनुच्छेद 243 में जोड़ा गया? 71वें, 72वें, 73वें या 74वें? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती राज से संबंधित समितियों में से कौन से सही नहीं है? जो सही नहीं है, विकास मेहता, अशोक मेहता, पीके थुंगन या सभी सही हैं? तो अशोक मेहता और पीके थुंगन बिल्कुल सही है, लेकिन विकास मेहता समिति 1957 ये गलत है। कौन सी आई थी? बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में। कौन सा काल पंचायती राज का संकट काल कहलाता है? 1960 से 65, 65 से 67, 65 से 70 या 60 से 70 का काल? तो पंचायती राज का संकट काल कहा जाता है 60 से 70 का जो काल था उसे। 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? BL गाडगिल समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, GVK राव समिति या विकास मेहता समिति ने? तो 4 स्तरीय जो पंचायती राज की सिफारिश थी ये की थी राव समिति ने, यानी कि JK राव समिति ने, जो कि आई थी 1985 ने। ठीक है। इस समिति ने जो थी अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी और इसी समिति के द्वारा जो थी 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया गया था। ठीक है। 4 स्तर कौन कौन से? राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम आगमन किस अधिनियम के तहत माना जाता है? चेम्सफोर्ड अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 A और B दोनों? तो वो हो जाएगा यहाँ पे A और B दोनों। चेम्सफोर्ड और भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, दोनों। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान जो था, जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। चलिए मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। इफ A इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू दिस, देन A यूनियन B की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या आएगी। A यूनियन B सिंपल है, इजीली आप बता सकते हैं। A ये है, B ये है, तो A यूनियन B। A यूनियन B में क्या होती है? जितनी वैल्यूज़ होती हैं A और B में वो सारी आ जाती हैं, लेकिन जो डुप्लीकेट वैल्यू होती है उनको हम एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं। तो 5, 6, 7, 8, 9 ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर A यूनियन B का। ठीक है। चलिए अगला देखिए, इफ़ f ऑफ x दिस A ग्रेटर देन 0 एंड n रिलेट है n से, देन द वैल्यू ऑफ, मतलब नेचुरल नंबर से, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, वैल्यू बतानी है f ऑफ x की। तो देखिए सिंपल, यहाँ पे मुझे f ऑफ x गिवन है क्या? a माइनस x 1/n। ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि ये हम क्या मान सकते हैं, जो f ऑफ x दी है किसकी वैल्यू दी है? x की वैल्यू दी है। तो मैं इस x की जगह क्या लिख लेती हूँ? f ऑफ x, यानी कि ये x की वैल्यू है। जब यहाँ पर रखा है तो जो आगे एक्सप्रेशन दिया है वहाँ पर भी हम f ऑफ x रखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा a माइनस x की जगह मैं क्या रखूँगी? f ऑफ x, क्योंकि यही क्या है? अब x की वैल्यू है। ठीक है। तो ये हो जाएगा f ऑफ x एंड इसे बंद करेंगे और 1/9। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है ना इस f ऑफ x की वैल्यू क्या है? a माइनस x है, तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को रखते हैं। ये हो जाएगा a माइनस f ऑफ x की वैल्यू रखेंगे a माइनस x 1/n। ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद वेट एक मिनट, ओके एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो इस क्वेश्चन को अब बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मुझे मिलता है इसका सॉल्यूशन सही से।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए रिलेशन आर ऑन द सेट 1 to 3 बी डिफाइंड बाय आर 1 2 देन आर इज, तो आर क्या होगा यहाँ पर ये बताना है हमें। ठीक है, रिलेशन आर, तो रूल्स मैंने आपको बताए हैं। रिफ्लेक्सिव कब होती है, जब क्या हो गिवन 1 1 2 2 3 3 गिवन हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। सिमेट्रिक कब होती है, जब अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था इसमें, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव होगी। फॉर ट्रांजिटिव अगर ए बी रिलेटेड है आर से तो बी सी रिलेटेड होगा आर से, देन ए सी रिलेटेड होगा। लेकिन इसमें ऑलरेडी सिर्फ 1 2 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी ट्रांजिटिव हो जाएगी कि 1 2 रिलेटेड है आर से। ओके, तो सिंपल ये ट्रांजिटिव जो है प्रॉपर्टीज की हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। इफ 2x + 3y = sin x देन dy/dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव बताना है इसका कि किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो हम सिंपल इसको लिख लेते हैं कि मेरे पास जो है वो है 2x + 3y = sin x गिवन है। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे करती हूँ मैं 2x का करती हूँ dy/dx, तो कितना आएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा सिंपल, क्योंकि x की जो पावर थी वो आगे आ जाएगी और वहाँ से माइनस होकर वो 0 हो जाएगी, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो 3 और y की जगह क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है कोई टर्म, तो सिंपल dy/dx लिखेंगे। साइन x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, मैं 2 को उस तरफ लेके जा सकती हूँ 3 dy/dx, क्योंकि मुझे सिर्फ dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो cos x - 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, dy/dx कितना आ जाएगा, अगेन 3 को मैं वापस उधर ले जाऊंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ये, तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी cos x - 2/3। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, dy/dx की वैल्यू जो है हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो कि ए बैग कंटेन 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। इफ 3 balls are drawn at random without replacement then the probability of getting exactly 1 red ball is। एक बैग में 5 रेड और 3 बॉल है, तो आप टोटल बॉल बता सकते हैं कितनी है, 8 बॉल जो है उसमें टोटल है। ओके, हमें जो है 3 बॉल जो है चूज करनी है एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई रिप्लेसमेंट के बिना। देन द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड। हमें 3 बॉल लेनी है और उन 3 में से एग्जैक्टली 1 बॉल ऐसी होनी चाहिए कि जो कि रेड हो, बाकी 2 कैसी होंगी, ब्लू होंगी, रेड सिर्फ 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, तो देखिए हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें 8 बॉल में से कितनी चूज करनी है, 3 बॉल्स। तो नीचे जो है हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे 8C3। ऊपर देखिए 5 बॉल है, 5 में से 1 रेड बॉल चाहिए हमें, पर्टिकुलर एग्जैक्टली 1 रेड चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे इसे 5C1 लिखेंगे। अब 3 ब्लू बॉल है, तो 3 में से 2 कैसी होंगी, ब्लू होंगी, क्योंकि 3 बॉल हमें निकालनी है अलग से, तो 3C2 लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, रेड वाली में 1 क्यों, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 1 ही रेड चाहिए। अब बची 2 बॉल, क्योंकि टोटल 3 हमें निकालनी है, तो उसमें से 2 बॉल ऑब्वियस है कैसी होंगी, ब्लू होगी, और ये नीचे हमने टोटल लिखा है कि टोटल में से यानी कि 8 बॉल में से हमें 3 जो है सिलेक्ट करनी है। ओके, तो फिर इसको जो है हम सिलेक्ट सोल्व करेंगे, तो ये यहाँ से मेरा बच जाएगा 5 × 3 56, 15/56 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 8, यस, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 8। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं हमने 2 या 3 ही किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं, 3 एक इसमें से रह भी गया है, तो 4 क्वेश्चन जो है हमने मैथ के किए हैं। तो रूल्स जो है साथ साथ लिखते रहिएगा, और मैथ्स के लिए जो हमने चैप्टर करवाए हैं, सेट करवाया है,
ठीक है। इसके अलावा लिमिट और डेरिवेटिव हुआ है, डेरिवेटिव निकालना हुआ है। तो कुछ चैप्टर हुए हैं तो उनको एक बार कर ले। इसके अलावा जो बचते हैं या इनकी जो प्रैक्टिस है, जैसे सेट्स के एमसीक्यू हैं, एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। रिलेशन फंक्शन के एमसीक्यू आते तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उनके एमसीक्यू के प्रैक्टिस जो है ज़रूर करेंगे। तो आगे जो है मैथ्स की वीडियो आएंगी जिसमें हम जो है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ज़्यादा जो है अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा डीपली नहीं आएगा कि हम जो है हमें रिलेशन फंक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ और पढ़ना पड़े। सिंपल चीज़ें हमें कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, या सॉरी ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, सिर्फ सिंपल चीज़ें भी अगर आप करेंगे, ठीक है, तो अगर आप उन क्वेश्चंस को भी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बहुत जल्दी जो है वो वीडियोस भी जो आपको ज़रूर मिलेंगी। ओके, तो अगर आपको आज का अगर मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपना स्कोर शेयर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।